हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जनन स्वास्थ्य अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जनन स्वास्थ्य क्या होता है और इसकी समस्याओं और कार्य नीतियों को समझा। इस वीडियो में हम जन नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन को समझेंगे। चलिए जन नियंत्रण के तरीकों से शुरू करते हैं। दोस्तों, जन नियंत्रण के लिए हम गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हैं। अब इनको समझते हैं। ये वे उपकरण हैं जो किसी भी तरह से व्यक्तियों के प्रजनन स्वास्थ्य में हस्तक्षेप किए बिना गर्भधान या गर्भावस्था को रोकते हैं। आइए अब एक आदर्श गर्भ निरोधक को समझते हैं। एक आदर्श गर्भ निरोधक के लक्षण हैं। ये यूजर फ्रेंडली होता है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। ये आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ये प्रभावी भी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि गर्भ अवस्था को रोकने में पूरी तरह से समर्थ होने चाहिए। गर्भ निरोधक में दुष्प्रभावों की अनुपस्थिति होनी चाहिए और ये प्रतिवर्ती भी हो, जिसका अर्थ है कि कोई भी दंपत्ति जब भी चाहे इसको हटाकर संतान पैदा कर सके। आइए अब गर्भ निरोधक के तरीकों को समझते हैं। पहला तरीका है प्राकृतिक विधियां। दूसरा है रोध विधियां, अंतःगर्भाशय युक्ति, गर्भ निरोधक गोली, अंतरोर तथा टीका और शल्य क्रिया विधियां। अब हम इन सारी विधियों के बारे में एक एक करके समझेंगे। चलिए प्राकृतिक विधियों से शुरू करते हैं। इन विधियों में गर्भ निरोध के लिए किसी उपकरण, दवाई आदि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सबसे पहली विधि है आवधिक संयम। अब इसमें एक दंपत्ति मैथुन से बचते हैं जब अंडोत्सर्ग हो सकता है। सबसे अच्छा यही होगा कि माहवारी चक्र के 10 से 17वें दिन तक मैथुन से बचें। अगली प्राकृतिक विधि है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन। इसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकाल देता है और वीर्य सेचन से बच जाता है, जिससे कि अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेंगे और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसको हम कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अगली प्राकृतिक विधि है स्तनपान इन आर्तव, जिसको हम अंग्रेजी में लैक्टेशनल मेनोराई कहते हैं। अब इसको समझते हैं। इस विधि में प्रसव के बाद मासिक धर्म की अनुपस्थिति होती है। इस समय बच्चे को स्तनपान कराने से गर्भधान पूरी तरह से रुकता है, लेकिन ये सिर्फ 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी जाती है। आइए दोस्तों अब रोध विधियों को समझते हैं। ये वे यांत्रिक उपकरण हैं जो योनि में शुक्राणुओं के जमाव और गर्भाशय में उनके पारित होने को रोकता है। अब दोस्तों इनमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, अब हम उनको समझेंगे। अब कॉन्डम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध गर्भ निरोधक है, जिससे कि जो लिंग है वो ढका जाता है, जिससे कि शुक्राणु योनि तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी के साथ साथ डायफ्राम, स्पंजेस, सर्वाइकल कैप और फीमेल कॉन्डम ये योनि पर लगाए जाते हैं, जिससे कि गर्भाशय ग्रीवा को ढक देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचते हैं और गर्भ निरोध हो जाता है। अब दोस्तों हम कॉन्डम्स के बारे में थोड़ा और समझेंगे। जो कॉन्डम है ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि यह एड्स के साथ साथ अन्य एसटीडी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये उपयोगकर्ता को प्राइवेसी देता है। और दोस्तों निरोध एक बहुत ही प्रचलित कॉन्डम का ब्रांड है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि आईयूडीज को समझते हैं। ये उपकरण टी आकार के होते हैं, जो कि चिकित्सक और विशेषज्ञ नर्सों द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है, जो कि अंतरोपण को रोकता है।
अब दोस्तों ये आईओडीज भी कुछ प्रकार की होती हैं। तो जो सबसे पहला उसे हम कहते हैं औषधि रहित आयोडीन, जिसका उदाहरण है लिपेस लूप। अगला है तांबा मोचक आयोडीन, जिसका उदाहरण है कॉपर टी। इनमें कॉपर आयन की वजह से शुक्राणु के चलन और निषेचन करने की क्षमता को प्रभाव पड़ता है, जिससे कि एंटी फर्टिलिटी फैक्ट बनता है। तीसरी आयोडी है हार्मोन मोचक आयोडी। इसका उदाहरण हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रोजेस्टेरॉन के साथ ये आयोडी है। ये आयोडी हार्मोन रिलीज करती है कम मात्रा में, जिससे कि गर्भाशय परतों में बदलाव होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और गर्भ निरोधक गोली को समझते हैं, जो कि आपने कभी ना कभी सुनी ही होगी। महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक प्रोजेस्टेरोन अथवा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि गर्भ निरोधक गोली काम कैसे करती है। ये अंडोत्सर्ग का निषेध करती है। ये गर्भाशय अंतःस्तर में परिवर्तन करती है, जिस कारण अंतरोपण असंभव हो। ये गर्भाशय ग्रीवा म्यूकस में परिवर्तन करती है, जिससे कि शुक्राणु के पारित होने और परिवहन की अनुमति देने की क्षमता बिगड़ जाए, और ये अंडवाहिनी की गतिशीलता और स्रावी गतिविधियों का अवरोध करती है। आइए दोस्तों अब अंतरोर्प तथा टीका को समझते हैं। स्त्रियों के द्वारा प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के अंतरोर्प के रूप में किया जा सकता है। इनके कार्य की विधि ठीक गर्भ निरोधक गोली की तरह है तथा काफी लंबी अवधि के लिए ये प्रभावशाली होते हैं। आइए दोस्तों अब शल्य क्रिया विधियों को समझते हैं। इन्हें हम बंध्यकरण भी कहते हैं। इनमें युग्मकों के स्थानांतरण को रोकने के लिए स्त्रियों में अंडवाहिनी और नर में शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा सा भाग काट कर निकाला अथवा बांध दिया जाता है। स्त्रियों में इसको नलिका उच्छेदन कहते हैं और नर में इसको शुक्रवाहक उच्छेदन कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। चलिए अब हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन को समझेंगे। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी कहते हैं। भारत में इससे संबंधित एक अधिनियम है जिसे हम गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम कहते हैं। ये 1971 में आया था और ये महत्वपूर्ण रूप से मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए बना था, जो कि असुरक्षित गर्भपात की वजह से हो रहा था। इस अधिनियम को 2002 में इम्प्रूव किया गया था। इस अधिनियम के तहत गर्भावस्था की समाप्ति 20 सप्ताह तक की जा सकती है। एमटीपी सुरक्षित है अगर यह गर्भावस्था के 12 सप्ताह तक किया जाता है। अब इस अधिनियम के कुछ दुरुपयोग से बचने के लिए एक और अधिनियम आया था जिसका नाम है प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, जो कि 1994 में आया था। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वीडियो में हमने जन्म नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन पढ़ा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब की ये 2 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम यौन संचारित संक्रमण और बंध्यता को समझेंगे। धन्यवाद।